Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक वीडियो कल हमने आपका देखा, किसानों के बीच आप पहुंचते हैं या फिर आपको किसान घेर लेते हैं, दोनों तरह की परिस्थिति हम मान लें। आप कहते कि उस दौरान किसानों पर जो भी हुआ मेरे राज्य में हुआ या मैं उस समय गृह मंत्री था, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अब जो शंभू बॉर्डर के आसपास जो अब भी किसान बैठे हैं, तो उनका जो विरोध आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो कुछ बीजेपी पर कुछ असर करेगा? मैंने तो कभी पंचायत मेंबर बनने के लिए भी नहीं मांगा पार्टी से। जो पार्टी करती है ठीक है, हम तो उसके साथ रहते हैं हमेशा। अभी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि अल्पमत में है क्योंकि 3 निर्दलीय चले गए कांग्रेस के हिस्से में, तो क्या पार्टी के भीतर इस तरह की कोई बातचीत, कोई नया प्लान बना है? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ हैं अनिल विज साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मसलों पर हम बात करेंगे। अमित साहब, पहला सवाल तो यही, आप हरियाणा के गृह मंत्री रहे, वो अनुभव आपका किस तरह का रहा और अब किस तरह से आपकी लाइफ चल रही है? नहीं, ऐसा होता है। हम जो लोग हैं ना, हमें इन परिस्थितियों का अंतर नहीं पड़ता। हम जहाँ भी होते हैं वहीं काम करते हैं। हम वहाँ थे, होम मिनिस्टर थे तब भी काम करते थे, अब हम नहीं हैं अब भी काम करते हैं। जो भी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के तहत जो भी स्थिति हो, मैं तो समझता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे जहाँ मर्जी खड़ा कर दो, मैं छक्का मारूंगा। जहां मर्जी खड़ा कर दो वहीं पे छक्का मारूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपका शुरुआत से ही रहा? शुरुआत से ही है। जब से आपने राजनीति में एंट्री करी है? नहीं, उससे पहले का भी है। उससे पहले का ही। सर, लाइफ के थोड़ा पीछे वाले वर्षों में जाएं, एक बार सियासत में एंट्री आपकी किस तरह से हुई, जरा वो बता दें। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ एसटी कॉलेज है, मैं उसमें पढ़ता था अम्बाला कैंट में, तो वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे, वो जो इसमें इंटरेस्ट लेते थे, तो उन्होंने मुझे एबीवीपी जो इस संगठन का एक छात्र संगठन है, उसका मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया था। और उसके बाद फिर बाकी सारे जो संगठन हैं वो सारों से मैं जुड़ता चला गया। इलेक्शन तो मैंने 1990 में लड़ा, पहला इलेक्शन। उससे पहले मैं काम करता था, लड़वाता था इलेक्शन, पर 1990 में जब सुषमा स्वराज जी यहाँ से राज्यसभा चली गई थी तो ये सीट खाली हो गई थी। बड़ी प्रेस्टिजियस इलेक्शन था, ग्रीन ब्रिगेड के टाइम थे वो, और महम कांड होके हटा था, चारों तरफ भय का वातावरण था। उस वक्त वो इलेक्शन आया तो संगठन ने कहा कि मैं लड़ूं, हालांकि काफ़ी लोग लड़ना चाहते थे और मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मेरी बैंक में नौकरी थी, मुझे नौकरी छोड़ के लड़ना पड़ता था, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। पर जब सारे संगठन ने बहुत दबाव डाला तो मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और मैंने पहला बाई इलेक्शन 1990 में यहाँ से लड़ा। अब तक मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ। पहली जीत का कैसा अनुभव सर, वो किस तरह की फीलिंग थी? ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया, हमें जीत और हार का फर्क नहीं पड़ता। जैसा पहले थी वैसा ही अब है, कोई अंतर नहीं है। एक वीडियो कल हमने आपका देखा, किसानों के बीच आप पहुंचते हैं या फिर आपको किसान घेर लेते हैं, दोनों तरह की परिस्थिति हम मान लें। आप कहते कि उस दौरान किसानों पर जो भी हुआ मेरे राज्य में हुआ या मैं उस समय गृह मंत्री था, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, तो भागना नहीं चाहिए ना, भागना नहीं चाहिए। वो कोई रास्ता रोक नहीं रहे थे, खड़े थे काले झंडे लेके, नारे मार रहे थे। मैंने खुद अपनी गाड़ी रुकवाई और मैं उनके पास गया। भाई, मेरे विधानसभा के लोग हैं, अगर उनको कोई तकलीफ है तो मेरा सुनना, मुझे सुनना चाहिए, मेरा दायित्व है। मैं उनके पास गया, अभी क्या बात है, तो वो काफ़ी अपनी जो बातें हैं वो कर रहे थे और उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर गोली चलाई गई, हमारे आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। मैंने कहा देखिए किसी ने चलाई, वो कहने लगे कौन जुम्मेवार है। मैंने कहा देखिए किसी के आदेश से भी गोली चली हो, उस वक्त गृह मंत्री मैं था और मैं अपना जिम्मेवारी स्वीकार करता हूँ। तो फिर किसान शांत हो गए, क्या प्रतिक्रिया उनके बाद? फिर शांत हो गए, फिर उन्होंने चाय पानी भी पिलाया और फिर वो अपने व्यक्तिगत कामों की बात करने लग गए। एक किसान ने कहा कि नारायणगढ़ में गन्ना मिल में मेरी पेमेंट बकाया है, आप उसके लिए कह दो। एक किसान ने कोई और मसले बताए। तो ऐसा नहीं है, मेरी विधानसभा के लोग हैं और सबसे बड़ी बात है मेरे हरियाणा के लोग हैं, उससे भी बड़ी बात है मेरे देश के लोग हैं। तो
बात तो सुननी चाहिए। यहाँ पर जो किसानों का हम देखें कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे वो विरोध हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। तो क्या जो शंभू बॉर्डर के आसपास जो अब भी किसान बैठे हैं तो उनका जो विरोध आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो कुछ बीजेपी पर कुछ असर करेगा? नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए ये जो अलग अलग मत हैं ये चलते रहते हैं। राजनीति में हमेशा ये होता है कि हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, कोई विपक्ष वाले हैं वो हमारे विरोध की बात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 100% हमारे ही साथ चलेंगे। तो ये चलता रहता है। सिर्फ ये होता है कि हमारा पलड़ा भारी होना चाहिए और वो भारी है। अच्छा, बीजेपी के भीतर पलड़ा भारी के आप जिक्र कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी हटते हैं, नायब सैनी साहब जो है वो उनकी कुर्सी पर बैठते हैं। बीच में खबरें आई कि आप नाराज हैं। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं था और मेरी एक आदत है, मैं मन में कोई बात नहीं रखता। जो मुझे समझ आती है मैं मुंह पे कह देता हूँ। मैंने केवल इतना कहा कि मैं होम मिनिस्टर हूँ प्रदेश का और आज हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, परंतु मुझे इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी। मैं इस कारण से मैं फिर वहाँ से चल के आ गया। तो क्या ऐसी आपकी कभी हाईकमान के किसी नेता से आपकी कभी बातचीत हुई सीएम बनने को लेकर या उस कुर्सी को लेकर, या किसी को लगा कि अगर आपको मालूम होगा तो आप कुछ बोल सकते हैं, किसी तरह की आपकी प्रतिक्रिया आ सकती है? अब कोई क्या सोचता है मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं। और जहाँ तक बनने की बात है, मैंने तो कभी पंचायत मेंबर बनने के लिए भी नहीं मांगा पार्टी से। जो पार्टी करती है ठीक है, हम तो उसके साथ रहते हैं हमेशा। ऐसा कहा जाता आपके बारे में, गांव देहात से मैं सुनती आई हूँ कि हरियाणा में जब से बीजेपी का अस्तित्व शुरू हुआ है तो आप उन नेताओं में हो जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में बसाया है, जिन्होंने उसकी जड़ें मजबूत की हैं। तो हम ये माने कि चाहे कितनी ही नाराजगी हो आप बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे। देखिए, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है। अपनी बात कहना तो कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं ये मानता हूँ कि बात कह देनी चाहिए। मैं अपने सारे साथियों को भी कहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप मेरे को बता दिया करो। कोई नाराजगियाँ तो होती नहीं कभी, हमारे साथ तो कोई वर्कर नाराज नहीं होता, हम सारों को साथ लेके चलते हैं। तो आप मानते कि इस तरह जो एक विनम्रता से किसी को कुछ भी कह देना या फिर अपनी बात अपनी राय रख देना, ये राजनीति में क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसके नुकसान भी होते होंगे? नहीं नहीं, नुकसान इसके होते भी हैं और मैंने झेले भी हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मंथन करके चलती है, सारों का विचार आना चाहिए। तो हम अपना विचार रख देते हैं, किसी भी मुद्दे पर अगर बात हो रही होती है तो हम वहाँ अपना विचार रख देते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन बाद में करते वही है जो डिसाइड हो जाता है। अभी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि अल्पमत में है क्योंकि 3 निर्दलीय चले गए कांग्रेस के हिस्से में। तो क्या पार्टी के भीतर इस तरह की कोई बातचीत, कोई नया प्लान बना है? देखिए, जो जिनके ऊपर दायित्व है वो विचार विमर्श उन्होंने किया होगा, कर रहे हैं। और ऐसा किसी प्रकार का एक बार बात उठी थी, दोबारा तो कोई विपक्ष बोला नहीं कि अल्पमत में है जहाँ इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराना। मेरे ख्याल सबको पता है सीएत का। अच्छा, लोकसभा में किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं सर आप? पूरी अगर 10 सीटों की ही बात करें तो देखिए, 10 में से 11 जीतेंगे हम। 10 लोकसभा की और 1 विधानसभा की। जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आप जैसे बंतो कटारिया जी के साथ हमें नजर आए कि पूरा उनके साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उनके लिए कैसा माहौल देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने जितने चुनाव लड़े हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा इस बार चुनाव में वातावरण मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपना मन बना रखा है मोदी जी को वोट करने के लिए। अब क्या मोदी जी को वोट करेंगे या फिर यहाँ ये लोकसभा में कोई क्षेत्रीय मुद्दा, कोई मसला नहीं है, बीजेपी यही मान के बैठी कि उनको वोट मिलेंगे इसलिए मोदी जी के चेहरे पे? नहीं नहीं, हम जो बात रख रहे हैं, हम तो जो मैंने यहाँ पर किया विधानसभा में हम वो भी गिना रहे हैं, जो मनोहर लाल जी ने प्रदेश में किया वो भी गिना रहे हैं, और जो मोदी जी ने देश में किया वो भी गिना रहे हैं। हम एक पार्टी है, पार्टी के जिस जिस स्तर पर कोई काम हुआ है तो लोगों को वो बताया जाता है और लोग जानते हैं वो। अच्छा सर, जैसे अलग अलग जिलों में किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका, तो इसे आप ये मानते हैं कि विरोध होता रहा है, चलता रहा है, इससे चुनाव पर कोई असर नहीं होता या परिणामों पर कोई असर नहीं होता? नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है,
ये तो हर चुनाव में होता है। तो क्या वो वोटर होते हैं जो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे? नहीं, कई बार जो विरोध में शोर मचा रहे होते हैं वो भी अंदर जाके अपनी आत्मा की आवाज से वोट डालते हैं। इससे पहले आपने देखा इस तरह का माहौल, कभी इस तरह विरोध हुआ हो और फिर इस तरह से कभी जिस पार्टी का जिन लोगों का विरोध हुआ हो कि उसी के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हो? नहीं, अनेकों बार अनेकों मुद्दे हो रहे हैं। जैसे बिजली का बहुत मुद्दा रहा पिछले कई चुनाव में, तो जल से भी होते थे, जुलूस भी होते थे, तोड़ फोड़ भी होती थी। अब तो हमने बिजली ठीक कर दी हमारी सरकार आने के बाद, लेकिन पहले होते थे तब भी हम जीतते थे। सर, एक आरोप जो बीजेपी पर लगता रहा है कि जैसे नायब सैनी साहब बने सीएम, इस तरह का कि बीजेपी जो है वो ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने के लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग प्लान्स बना रही है और उनका वोटर भी अब उसी पक्ष का है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, ऐसा देखिए, हमारी पार्टी जो करती है वो सर्वांगीण विकास की बात करती है कि सबका विकास होना चाहिए। हमें शुरू से ही पार्टी में यही सिखाया गया, अंत्योदय की बात की गई है हमारे यहाँ पर, उसी पर आधारित हमारी सारी नीतियाँ बनती है। तो हम हर वर्ग का विकास चाहते हैं। और क्या मानते हर वर्ग का विकास हो भी रहा है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप देखिए, ये पहली बार है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। पहले कांग्रेस ने अनेकों वर्ष, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव लड़े, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से इसमें सुधार हुआ है। अच्छा, कभी राजनीतिक जीवन में किसी चीज का आपको दुख हुआ है? नहीं, कोई दुख नहीं हुआ। मैं तो देखिए वर्तमान में जीता हूँ। ये दुख तो उनके होते हैं जो पास्ट में जीते हैं, भूतकाल में जीते हैं, जब भविष्य के लिए जीते हैं। मैं तो वर्तमान के लिए जीता हूँ और वर्तमान ठीक रहता है। तो आपको देख के बड़ा एक बड़े गांव के बड़े मोजी से व्यक्ति को हम देखते हैं ना, वो बहुत चीजों के बारे में गंभीरता से भी सोचते हैं, स्वभाव में बड़े मोजी मखौली किस्म के भी होते हैं इस तरह के, और ऐसे व्यक्ति अपना दुख जाहिर नहीं करते। और पर्सनल जीवन में भी आप किस तरह के व्यक्ति हैं, जरा वो भी बताएं सर। नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं वर्तमान में जीता हूँ और वर्तमान में ही जीना चाहिए, तो उसमें सब ठीक रहता है। कोई निजी जीवन में, कोई व्यक्तिगत जीवन में और राजनीतिक जीवन में कोई चीज ऐसे कभी खली नहीं कि मैंने ये काम नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया या कर दिया, क्यों किया, इस तरह वाला नहीं रहा? नहीं, मैं हर काम सोच समझ के करता हूँ और मैं अपना ही गुरु हूँ। और मैं अपने जो भूतकाल है उससे सीखता हूँ और आगे का रास्ता बनाता हूँ। सर, आगे इस क्षेत्र में अब चुनाव लड़ने का क्या माने आपका प्लान जारी है? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी कहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी लड़वाती है, हमारी पार्टी में कोई लड़ता नहीं है। हमारी पार्टी में तो पार्टी लड़वाती है और लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और लोगों का पूरा समर्थन है हमारे साथ। कांग्रेस की परफॉर्मेंस आप किस तरह से देख रहे हैं सर? एक और अभी फिलहाल किरण चौधरी की भी नाराजगी सामने आ रही है, उनकी बेटी का टिकट कट गया, वहां से राव दान सिंह को टिकट मिल गया, उधर से चौधरी बृजेंद्र सिंह का टिकट कट गया। तो इस पूरे हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक तो गठबंधन किया हुआ है, वो भी टुकड़े टुकड़े हैं, उनमें एक राय नहीं है, और आगे फिर कांग्रेस भी टुकड़े टुकड़े है। ये तो धड़े हैं, ये एक पार्टी है ही नहीं, धड़े हैं। और अभी आप देखना कि इस इलेक्शन के पास इसके कितने और धड़े हो जाएंगे, कितने ग्रुपों में बट जाएगी कांग्रेस। तो बीजेपी के भीतर भी क्या हम ऐसी गुटबाजी, खेमेबाजी इस तरह कह सकते हैं कि है, या फिर जो नेता है उनको ऐसे कहा गया कि बड़े नेता दूसरे नेता को खुड्डे लाइन लगा देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में कोई ऐसा धड़ा नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। हम तो विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो कम से कम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ नहीं। मैं तो जो बीजेपी की मौलिक विचारधारा है, मैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और विचारधारा हमेशा जीवित रहती है। विचारधारा हमेशा जीवित रहती है। इतने सालों से ही जो हम ये माने कि जो बीजेपी की विचारधारा रही वो अब लोगों के बीच जाना शुरू हुई। लोगों ने उस पर भी प्रश्न करने शुरू किए, जी बीजेपी जो है वो धार्मिक मुद्दे मसलों पर राजनीति करती है। तो क्या इस तरह की विचारधारा, इस तरह के बयान जो हम नेताओं के सुनते हैं वो पहले से ही रहे हैं सर? नहीं, ऐसा बीजेपी ने कभी नहीं कहा। हमारी पार्टी में तो किसी का धर्म जाति पूछने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। कौन किस जाति से है, किस क्षेत्र से है, हमारी पार्टी में नहीं होता। हम तो सारों को भारतीय मानते हैं और हम भी भारतीय हैं।
सर, आपकी मोदी साहब से जब मुलाकात होती है तो वो किस तरह से मुलाकात होती है आप लोगों की? मित्रता भाव से, नेता के भाव से? मैंने उनसे बहुत अच्छे माहौल में बात होती है। अभी वो अम्बाला आए थे जनसभा के लिए, और मंच पर कोई ऐसा समय नहीं होता कि हम कोई बात कर सकें, और बड़े अच्छे मिले, मेरे साथ भी मिले, वो बहुत अच्छे रंग से मिले, एक दूसरे का हालचाल भी पूछा। बीजेपी के भीतर आपके मित्र कौन है? मैंने बताया ना कि मैं विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ, सारे ही मित्र हैं। तो कोई ऐसे परम मित्र वाला ऐसा नहीं रहा कि? नहीं, सारे ही हैं, मैं कोई ऐसा वो नहीं करता। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अपना आकलन आपका क्या कह रहा है कि कितनी सीटें तक आ सकती हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि 10 की 10 आएंगी, बल्कि एक करनाल की जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो भी आएंगे। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी जो सोनीपत से हैं, तो हम उनके लिए हुड्डा साहब लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और वो ये भी कई बार ये कहते नजर आए कि भाई आखिरी चुनाव है, जोट्टा मार दो। तो क्या आप इसे ये मानते हैं कि अब की बार अगर कांग्रेस फिसलती है या वो पीछे रहती है तो वो जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न होगा, उनके करियर को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, कि आगे क्या रहेगा उनका? आप ये देखिए, ये कोई पंचायत का चुनाव है नहीं कि जो व्यक्तियों पे चुनाव होता हो, ये तो देश के लिए चुनाव हो रहा है। और देश में आप मुझे बताओ, कोई पार्टी बताए, कांग्रेस बताए, उसमें लालू बताए, यादव बताए कि मोदी के मुकाबले में कौन है? कोई मोदी के मुकाबले में नहीं है। तो क्यों लोग इधर उधर देखेंगे? ये देश की सरकार बनाने का चुनाव है, और मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, ना किसी पार्टी ने डिसाइड किया है। ये जो हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है इंडी गठबंधन, ये तो बिना इंजन की गाड़ी है, ये कहीं जा ही नहीं सकती है, तो वहीं खड़ी है। हरियाणा में तो सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं इनसे चुनाव, क्या देख रहे हैं उनके लिए माहौल? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपनी वोट खराब थोड़ा करनी है। सुशील गुप्ता को या किसी भी और पार्टी को जाती है, वोट खराब होती है, तो लोग अपनी वोट खराब क्यों करेंगे? तो मोदी जी के चेहरे पे ही मान रहे कि वोट पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। ये जो चुनाव हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है, देश के भविष्य का चुनाव हो रहा है। मोदी जी ने इतने काम किए, उसका चुनाव हो रहा है। जो आगे उन्होंने विकसित भारत बनाने की बात की है, उसका चुनाव हो रहा है। ये बाकी पार्टियों वाले बताए ना, इनको अनेकों बार मौके मिले, ये विकसित भारत बनाने की बात क्यों नहीं सोच सके? क्योंकि ये तो अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, देश का तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। मोदी जी आए हैं, पहली बार जो देश के लिए कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, और लोग उनके साथ हैं। सर, विकसित भारत की मतलब परिभाषा में अगर हम जिक्र करें तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? जैसे देखिए, आज की तारीख में जो 11 देशों को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में माना जाता है, जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से सुदृढ़ है, जहाँ टेक्नोलॉजी पूरी आ चुकी है, जहाँ पर लोगों को सब जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब मिल चुकी हैं, और लोगों को एक न्याय संगत देश में रह रहे हैं, उसी को विकसित राष्ट्र कहते हैं। सर, जब आपने जैसे कल का बयान दिया, वो जो वीडियो हमने आपका देखा कि मैं उस समय गृह मंत्री था, किसानों के साथ जो हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, तो इस जिम्मेदारी शब्द का मतलब हम क्या माने? नहीं, जिम्मेदारी बड़ा सिंपल सा शब्द है, इसमें कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं होम मिनिस्टर था उस वक्त, तो आई शुड ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे, क्या बैठे ही रहेंगे? उनका ये कहना रहा कि आगे जाए की लड़ा दी गई है। देखिए, ऐसा है, अब उसके बारे में तो पंजाब में आप पार्टी है, वो जहाँ बैठे हुए हैं वो पंजाब है, तो पंजाब के अंदर की समस्या है तो आप पार्टी ने देखनी है, वो तो वहाँ के मुख्यमंत्री देखेंगे, वहाँ की सरकार देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अनिल विज साहब को आपने सुना, और हम लगातार यहाँ चुनावी माहौल को जानने की, लोग क्या कह रहे हो बताने की आप लोगों तक कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।